हाय, दिस इज़ नेहा त्रिवेदी। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल होम साइंस एकेडमी। सो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में होम साइंस एकेडमी। और आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है कोशिका। ठीक है, कोशिका से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बनते हैं, चाहे आप होम साइंस से रिलेटेड एग्ज़ाम हो या फिर ना भी हो, तो भी जो आपकी कोशिका है इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो या आपका होम साइंस से रिलेटेड टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी, नेट या किसी भी लेवल का क्वेश्चन, किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, आपके कोशिका से क्वेश्चंस बनते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए। तो ये जो हम देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये है आपकी कोशिका का इमेज। क्या है? कोशिका का इमेज है। ठीक है, जब हम किसी सूक्ष्मदर्शी यंत्र से कोशिका को देखते हैं तो कुछ ऐसा हमको दिखता है। ठीक है, क्या दिखती है? हमारी कोशिका। ठीक है, तो आप ये देख पा रहे हैं, जो ये एक जगह है आपकी, ये जो दिख रहा है, ये होता है कोशिका में उपस्थित केंद्रक। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? केंद्रक कहते हैं। सेंटर में उपस्थित है कोशिका के, केंद्रक कहते हैं इसको। और इसका जो कार्य होता है वो होता है कोशिका को कंट्रोल करने का काम। यानी कोशिका में जितने भी कार्य होते हैं, जो भी इसमें क्रियाएं होती हैं, उनको कंट्रोल का काम करता है, उनको कंट्रोलिंग का काम करता है। यानी कि इसको हम कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं। जैसे मस्तिष्क हमारी समस्त क्रियाओं को कंट्रोल करता है, उसी तरीके से हमारी कोशिका का ब्रेन जो होता है वो होता है केंद्रक। और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे बॉडी पर। ठीक है, यानी हमारी कोशिका पर। तो ये हम समझें केंद्रक। आगे हम केंद्रक के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन इतना हम इमेज में समझते हैं कि केंद्रक जो है हमारा कोशिका के सेंटर में मौजूद होता है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? ये जो आप देख पा रहे हैं, ये मोटा मोटा सा जो मैंने अभी बनाया यहाँ पे सर्कल, ये आपकी केंद्रीय क्या है कि केंद्र की झिल्ली है। ठीक है, ये एक लेयर है जिसके अंदर जो है आपका केंद्रक मौजूद होता है। ठीक है, इसके बाद आप देख पा रहे हैं ये जो चीज़ है पर्टिकुलर, ये जो चीज़ है, ये आपकी चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका, जिसको हम क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंग्लिश में कहते हैं। और इंग्लिश नाम ही जानेंगे इसका, क्योंकि हिंदी में ये चिकनी अंतःप्रद्रव्यी जालिका ऐसा करके थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो हम हिंदी में जानेंगे इसको, सॉरी इंग्लिश में जानेंगे इसको। क्या कहेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, क्या कहेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर हो गया इतना? तो चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका को क्या कहेंगे? हम कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यही इसका दूसरा भाग होता है, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, यानी कि इसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, इसमें होता क्या है? तो जो आपका चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है, इसमें जो आपका, क्योंकि ये चिकना है ना, तो वसा क्या होती है? चिकनी होती है ना, यहाँ पे आपकी वसा बनती है, वसा निर्माण में ये सहायक होती है। यहीं पर आपके चर्बी का निर्माण, यानी कि चर्बी बनाने में इसका योगदान होता है, इसलिए चिकनी होती है, इसलिए इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसके बाद जो आपका ये खुरदुरी वाला होता है, खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका जो होती है, ये आपकी होती है क्या? इसमें जो है प्रोटीन बनता है। क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। ये खुरदुरी होती है। फिर आपका ये होता है कोशिका द्रव्य। आप देख रहे हैं ना, हल्का हल्का सा जो फिरोजी कलर का है, ये क्या है? एक तरीके का द्रव भरा होता है, एक तरीके का फ्लूइड भरा होता है। इसका काम क्या होता है? जो फ्लूइड होता है, इसका मेन काम ये होता है कि ये जो होता है, इससे जो भी पार्टिकुलर, जितने भी इसके पार्ट होते हैं, अन्य जो भाग होते हैं, वो एक दूसरे में टकराते नहीं, क्योंकि अगर टकरा जाएंगे तो क्या होगा? विस्फोट हो जाएगा। तो ये जो द्रव भरा होता है, ये सबको सुरक्षा प्रदान करता है, यानी सबको अपने अपने स्थान पर रहने के लिए, यानी हिलता रहता है, इसमें चीज़ें टकरा नहीं पाती हैं, आप आपस में एक जगह चिपक नहीं पाती हैं। तो इससे क्या होता है? ये फ्लूइड इन सबकी सुरक्षा के लिए होता है। अच्छा, यही चीज़ें जो होती हैं, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, कोशिका द्रव्य के बारे में। इतना अभी आप इतना ही जानिए। माइटोकॉन्ड्रिया आप लोग जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया आपके ऊर्जा ग्रह जिसको कहते हैं हम। यहीं पे आपके शरीर का जो ग्लूकोज का निर्माण होता है, जिसमें 38 एटीपी बनते हैं। एटीपी कैसे बनते हैं? क्रेब्स चक्र कैसे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में ही आपका क्रेब्स साइकिल होता है, क्रेब्स चक्र बनता है। तो हम इसके बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे आगे। ये सारी चीज़ें हम जानेंगे, लेकिन अभी हम ऊपर से इमेज से सिर्फ इतना समझते हैं। लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम का काम होता है, इसको हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग, यानी आत्महत्या की थैली कहते हैं। आत्महत्या की थैली कैसे? क्यों कहते हैं हम इसको आत्महत्या की थैली? क्योंकि जो हमारी बॉडी में जो कोशिकाएं होती हैं, अगर कभी मर जाती हैं, कभी 1-2 दिन, 2-4 दिन, रोज़ ही 2-4 कोशिकाएं मरती ही रहती हैं वैसे भी, तो जो कोशिकाएं मर जाती हैं, उनकी लाश उठाने का काम ये करता है।
लाश उठाने का काम कैसे, इसमें एक तरीके का हाइड्रोलिटिक एंजाइम भरा होता है, वो अपना हाइड्रोलिटिक एंजाइम को रिलीज़ कर देता है, जिसकी वजह से जो कोशिका मर जाती है वो एकदम से ख़त्म हो जाती है, यानी उसको गलाकर नष्ट कर देता है, उसका नामो निशान ख़त्म कर देता है। अगर ये ऐसा ना करें तो क्या हो, कोशिका जो मर गई है वो सड़ जाएगी, है ना। तो इसलिए भगवान ने व्यवस्था करके रखी है लाइसोसोम की, यानी लाइसोसोम को कहा गया है कि अगर कोई कोशिका मर जाती है तो आप उसको एकदम से साफ़ कर दें, तो ये अपना काम कर देता है। ठीक है, इतना हम देख लिए। चलिए हम सबसे पहले कोशिका के बारे में डिस्कस करेंगे। कोशिका हमारी क्या है, किसने इसकी खोज करी थी, है ना। कोशिका क्या है भाई, तो कोशिका सबसे पहले हम बात करेंगे, जो कोशिका है वो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। क्या है, सबसे छोटी इकाई है। इसको हम इस तरीके से समझेंगे, जैसे मान लीजिए हम कोई घर बनाते हैं, ठीक है, तो हमारे लिए एक ईंट कितनी महत्वपूर्ण है ना। अब एक ईंट, जब कई सारी ईंट मिलती हैं तब जाकर एक दीवार बनती है। क्या बनती है, एक दीवार बन जाती है। जब कई सारी दीवार, अच्छा दीवार केवल ईंट से नहीं बनती है, आप लोग सोच रहे होंगे, दीवार में और भी सारी चीज़ें लगती हैं, आपकी सीमेंट लग जाती है, बालू लग जाती है, लेकिन हम एक इकाई की बात कर रहे हैं, मोटी मोटी चीज़, यानी ईंट अगर ऐसे रखेंगे उससे क्या होगा, मतलब कई सारी ईंट रखेंगे तो एक दीवार बनेगी। जब कई सारी दीवार बनेगी तब क्या होगा, आपकी एक रूम बनेगा। क्या बनेगा, आपका रूम बनेगा ना, रूम बनेगा। और जब बहुत सारे रूम को हम एकदम से व्यवस्थित तरीके से बनाते हैं तब जाके एक घर बनता है। क्या बनता है, एक घर बनता है, एक होम बनता है, हाउस बनता है। तो इतना आप समझ गए। तो उसी तरीके से हमारा शरीर भी है, उसमें क्या होता है, जो हमारी कोशिका होती है सबसे छोटी इकाई होती है, कोशिका होती है। कोशिका के बाद जो है हमारी, उसके बाद जब कई सारी कोशिकाएं मिल जाती हैं तब जाके वो ऊतक बनाती हैं, यानी टिश्यूज़ बनाती हैं, ऊतक बनाती हैं। ठीक है, जब कई सारे ऊतक मिलते हैं तब जाके एक अंग बनता है, एक ऑर्गन बनता है ना। क्या बनता है, अंग बनता है। और जब कई सारे अंग मिलते हैं तब जाकर हमारा पूरा शरीर बनता है, यानी पूरा सिस्टम बनता है। तो ये हुई ना आपकी सबसे छोटी इकाई। समझ गए आप लोग, इतना क्लियर है। चलिए बहुत अच्छा, आप सब लोगों को समझ में आ रहा है ना। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम जानेंगे कोशिका के बारे में, है ना। कोशिका क्या है हमारी, समझ गए हम। अब हम कहेंगे भाई कोशिका जो है हमारी, इसकी खोज किसने करी थी। तो हमारे एक वैज्ञानिक हुए, रॉबर्ट हुक, उनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, रॉबर्ट हुक महोदय। इन्होंने एक मरी हुई कोशिका की खोज करी। ठीक है, जीवित कोशिका की नहीं, मरी हुई कोशिका की इन्होंने खोज करी। कब करी थी भाई, तो 1665 ईस्वी में। कब करी थी, 1665 ईस्वी में इन्होंने एक मरी हुई कोशिका की खोज करी। अगर हम बात करें, इन्हें ही हम कहते हैं फादर ऑफ साइटोलॉजी, यानी कि एक कोशिका, यानी कि कोशिका के जनक अगर हम कहें तो हम कोशिका के जो जनक हैं उन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। अच्छा, साइटोलॉजी क्यों, क्योंकि जो हमारी जो कोशिका है इसका बायोलॉजिकल नाम अगर हम बात करें, बायोलॉजिकल लैंग्वेज में हम इसे क्या कहते हैं, कोशिका को बायोलॉजिकल लैंग्वेज में हम कहते हैं साइटो। क्या कहते हैं, साइटो, नॉट साइको। ठीक, साइको मतलब पागल होता है, तो साइटो इसको बोलते हैं, और इसके अध्ययन को हम कहते हैं साइटोलॉजी। क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। क्लियर इतना। अब हम बात करेंगे, ये तो हमने समझ लिया कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने करी थी। कब करी थी, 1665 ईस्वी में करी थी। ठीक है, इसको हम साइटो कहते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम साइटो है, और इसका जो अध्ययन होता है इसको हम साइटोलॉजी कहते हैं। इसके फादर ऑफ साइटोलॉजी अगर हम कहें तो वो रॉबर्ट हुक हैं, और इन्होंने एक मरी हुई कोशिका की खोज करी थी। लेकिन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है आपके कि जीवित कोशिका की खोज किसने करी थी। अगर आपसे पूछता है कोशिका की खोज किसने करी तो आप रॉबर्ट हुक टिक करेंगे। अगर आपसे पूछता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने करी तब आप एंटोनियो का नाम लेंगे। किसको, एंटोनियो। एंटोनियो ने आपके जीवित कोशिका की खोज करी थी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हम बात करें कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, यानी इन्होंने कोशिका की खोज करी। अब एक व्यक्ति ऐसे हुए, दो व्यक्ति ऐसे हुए जिन्होंने बताया कि कोशिका का कार्य क्या है, उसकी पूरी कार्यकी उन्होंने बताई, उसका सिद्धांत उन्होंने दिया। किसने दिया भाई, तो बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, स्लाइडेन। आपने स्लाइडेन का नाम सुना होगा, स्लाइडेन और स्वान। ठीक है, स्लाइडेन और स्वान, स्वान कुत्ता नहीं भाई, ठीक है, इनका स्वान नाम था। तो क्या था, स्लाइडेन और स्वान ने इसकी जो है इसका सिद्धांत दिया। क्लियर हो गया इतना आप लोगों को जरूर क्लियर हो गया होगा, मुझे उम्मीद है। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो आप इसे नोट कर सकते हैं। कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने मरी हुई कोशिका की, याद रखिएगा, 1665 ईस्वी में। वैज्ञानिक नाम साइटो है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हमारा नेक्स्ट जो स्लाइड है
ये अभी हमने बात करी ना, जीवित कोशिका की खोज एंटोनियो ने करी, कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन ने दिया। लेकिन अगर हम बात करते हैं ओवरऑल कोशिका, जो हमारी सबसे छोटी कोशिका होती है, ओवरऑल कोशिका यानी किसी भी पर्टिकुलर कहीं पर भी अगर हम देखें पूरा ओवरऑल बात करें तो सबसे छोटी कोशिका आपकी माइकोप्लाज्म क्या होती है, माइकोप्लाज्म। अगर हम बात करें सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका आपकी शुतुरमुर्ग में पाई जाती है, शुतुरमुर्ग में सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है। क्लियर हो गया इतना? आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट जो है हमारा, तो फ्रेंड्स अभी तक हमने जाना ओवरऑल कोशिका छोटी बड़ी, लेकिन अब हम जानेंगे मानव पर सबसे, यानी कि मानवों में अगर हम बात करें मानव की, तो सबसे बड़ी कोशिका आपके फीमेल जो होती है, फीमेल के ओवम में सबसे बड़ी कोशिका होती है, ठीक है। अगर हम मानव की सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो वो स्पर्म में, यानी कि मेल के स्पर्म में सबसे छोटी कोशिका, शुक्राणु में सबसे छोटी कोशिका जो है पाई जाती है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? अब हम बात करेंगे मानव में सबसे लंबी कोशिका कहाँ पाई जाती है, ठीक है। मानव की सबसे लंबी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका में अंतर होता है, ठीक है। जैसे आपका अगर हम बात करें लाल किला की, तो लाल किला बहुत बड़ा है, ठीक है, लेकिन कुतुब मीनार जो है बहुत लंबा है। तो ये आपका होता है बड़ा और लंबे में अंतर। न्यूरॉन, यानी कि आपके मस्तिष्क में न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, तो वहाँ पे आपकी सबसे सबसे लंबी कोशिका आपकी न्यूरॉन्स में पाई जाती है, ठीक है। अगर बात करें न्यूरॉन्स की, तो सबसे यहाँ की जो कोशिका होती है ना, वो विभाजन रहित होती है, यानी यहाँ कोशिका का विभाजन नहीं होता है। विभाजन बोले तो विभाजन मतलब होता है कि कोशिका जब विभाजित होती है तो वो अपने आप में दो नई कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है, जिससे क्या होता है कि अगर कोई कोशिका मर गई तो जो कोशिका होती है वहाँ की, वो विभाजित होकर दो नई कोशिकाएं बनाती है, एक अपने पास रख लेती है और एक जो मरी हुई कोशिका उसके स्थान पर रख देती है, ठीक है। तो ये होता है आपके लेकिन आपके न्यूरॉन्स में क्या होता है, कोशिका का विभाजन नहीं होता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि मस्तिष्क में चोट नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि अगर मस्तिष्क में चोट लग जाती है तो कोशिका का विभाजन नहीं होता है, जिससे व्यक्ति की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इतना आप समझ रहे हैं? इसीलिए मस्तिष्क में चोट लगने से इसलिए आपको हेलमेट पहनने के लिए सजेस्ट किया जाता है कि आप हेलमेट पहनकर निकलिए बाहर, क्योंकि अगर आपके मस्तिष्क में चोट लग गई, ऊपरी लेयर में अगर खोपड़ी में लगी तो आप सही हो जाएंगे, लेकिन अगर आपके मस्तिष्क में आघात पहुंचा, वहाँ की कोई कोशिका मरी, तो इसका मतलब तय है कि मृत्यु हो जाएगी उस इंसान की, ठीक है। अगर हम बात करें सबसे तेज विभाजन कोशिका का कहाँ होता है, तो आपके यकृत में, यानी कि लीवर में सबसे तेज विभाजन होता है। लीवर में आपका सबसे तेज़ी से कोशिका का विभाजन होता है, यानी कि अगर लीवर को टुकड़ों में भी काट दिया जाए तो वो तुरंत फिर से बन जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत जल्दी से कोशिका का विभाजन हो जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया इतना? अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। अब हम बात करेंगे कोशिका के प्रकार के बारे में, ठीक है। कोशिका कितने प्रकार की होती है अगर आपसे पूछता है तो आप लिखेंगे कोशिका 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है आपकी यूकैरियोटिक कोशिका, दूसरी आपकी होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। एक यूकैरियोटिक कोशिका होती है, दूसरी आपकी होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। जो आपकी यूकैरियोटिक कोशिका होती है, ये आपके जीवाणु और नीले हरे शैवाल, ठीक है, नीले हरे शैवाल और जीवाणु को छोड़कर बाकी हर जगह आपकी यूकैरियोटिक कोशिकाएं ही पाई जाती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं बाकी स्थानों पे पाई जाती हैं, यानी कि नीले हरे शैवाल पे और जीवाणु पर। ये आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका यहाँ पर पाई जाती हैं, ठीक है। चलिए इतना क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे किसकी? अब हम बात करेंगे जीव द्रव्य। अभी हमने वहाँ पे जीव द्रव्य देखा था, प्रोटोप्लाज्म, है ना, हमने इमेज में देखा था। इमेज में क्या देखा था हमने? जीव द्रव्य, यानी वो क्या कर रहा था कि कोई भी जो उसमें और भी पार्ट्स हैं वो आपस में टकराए नहीं, इसलिए कोशिका के अंदर एक तरीके का फ्लूइड भरा होता है। तो ये प्रोटोप्लाज्म करता क्या है? इसकी खोज जो है इजार्डिन महोदय ने करी थी। किसने करी थी? इजार्डिन महोदय ने इसकी खोज करी थी। और जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पुरकिंजे ने करा था। किसने? पुरकिंजे ने। ये क्वेश्चंस बनते हैं कि जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग किसने करा था, तो आप लिखेंगे पुरकिंजे ने। खोज किसने करी थी? इजार्डिन ने। हक्सले महोदय का एक बहुत ही अच्छा फेमस सेंटेंस है। उन्होंने कहा था कि जीव द्रव्य जीवन की भौतिक आधारशिला है। क्या कहा था? जीव द्रव्य जीवन की भौतिक आधारशिला है। अगर हम बात करें जीव द्रव्य की, तो इसके ही द्वारा अगर गर्मी का एहसास होता है, ठीक है, गर्म है कोई चीज़ की, ठंडी है, यही इसका सेंस होता है, ठीक है। और बिजली का आघात आपके इसी से आपको समझ आता है। रासायनिक पदार्थों में जो अनुक्रियाएँ होती हैं, उत्तेजना होती हैं, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जीव द्रव्य में आपके 90 से 92% जल होता है, प्रोटीन होता है 7%, और बाकी अन्य चीज़ें, इसमें अन्य पदार्थ भी पाए जाते हैं। और आपका इसी में आपका आरएनए भी उपस्थित होता है, डीएनए भी उपस्थित होता है, इसी के अंदर ही होता है, यानी कि पूरा जो कोशिका होती है उसके अंदर ये भी चीज़ें उपस्थित होती हैं।
जीव द्रव्य में आपके केंद्रक केंद्रक होता है, आप मैंने अभी इमेज पे दिखाया था, इसी के अंदर ही भरा होता है। कोशिका द्रव्य भी भरा होता है इसके अंदर, जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसमें जो आपका एक रसधानी होती है जिसमें वाटर भरा होता है, जिसको हम वैक्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वैक्यूल्स कहते हैं, जिसमें आपके वाटर भरा होता है। यानी कि अगर कोई मानव है, उस मानव के शरीर में 70% यानी 65 से 70% जल पाया जाता है। यानी कोई व्यक्ति यदि 100 किलो का है तो उसमें 65 लीटर पानी होता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसके पेट में 65 लीटर पानी होता है, इसका मतलब यही होता है कि ये जो वैक्यूल्स होते हैं इनके अंदर पानी उपस्थित होता है। क्लियर इतना? नेक्स्ट हम देखेंगे माइट्रोकांड्रिया की बात करते हैं। माइट्रोकांड्रिया आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ही अधिक क्वेश्चंस बनते हैं। तो माइट्रोकांड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। ये माइट्रोकांड्रिया का इमेज आप देख पा रहे होंगे। इसकी जो आंतरिक लेयर होती है इसको हम कहते हैं क्रिस्टी। इसी में आपका डीएनए भी उपस्थित होता है, इसी में आपका मैट्रिक्स भी होता है, मैट्रिक्स होता है, राइबोसोम्स के कण भी इसी में पाए जाते हैं, और आपका इसी में एटीपी सीवेज होता है। यानी कि यहीं पर आपकी ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, माइट्रोकांड्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्जा ग्रह कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं? ऊर्जा ग्रह कहते हैं। इसकी खोज हमारे अल्टमैन और केल्कर महोदय ने करी थी। किसने करी थी? अल्टमैन ने करी थी। माइट्रोकांड्रिया शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सी वेंडा ने माइट्रोकांड्रिया शब्द का प्रयोग करा था। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? अच्छा, राइबोसोम इसमें उपस्थित होता है। राइबोसोम का काम क्या होता है? राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। इसी में आपका डीएनए आरएनए भी उपस्थित होता है। डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है, आरएनए राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। ये करता क्या है डीएनए? ये जीन्स को आनुवांशिक लक्षण इसी में से होते हैं, डीएनए में ही उपस्थित होते हैं। जब किसी को आनुवांशिकी की जांच होती है तो डीएनए परीक्षण ही किया जाता है। ये आपकी माइट्रोकांड्रिया में उपस्थित होते हैं। क्लियर हो गया इतना? और यहीं पे आपके एटीपी बनते हैं, यानी कि आपके एक 38 एटीपी बनते हैं। किसी दिन एटीपी के बारे में पूरा क्रेब्स चक्कर है इसके बारे में पढ़ेंगे। वो बहुत ही डिटेल, अगर हम अभी पढ़ेंगे तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो उसके लिए हम अलग से पढ़ेंगे। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट है आपका अंतः प्रद्रव्य जालिका, जिसके बारे में हमने पढ़ा था अभी कुछ देर पहले। तो अंतः प्रद्रव्य जालिका, जिसमें आपके 2 भाग होते हैं। कौन कौन से? एक तो आता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा आपका आता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, 2 तरीके के आपके होते हैं। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपका जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसमें आपका वसा, लिपिड, स्टेरॉल भरा होता है, इस वजह से स्मूथ होता है क्योंकि ये चिकना होता है। और आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। इतना आपने जाना। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट उसकी। तो हमारा जो नेक्स्ट है वो कह रहा है गोल्जी बॉडी, यानी गोल्जी काय। ठीक है, गोल्जी काय की खोज करी थी फैमिलो गोल्जी ने। फैमिलो गोल्जी ने ही इसको जो है आप गोल्जी काय नाम दिया। इन्होंने अपने नाम से इसको गोल्जी काय नाम दिया। ये जो आपकी गोल्जी बॉडी होती है, गोल्जी काय होता है, इसका काम होता है परिवहन का काम। परिवहन मतलब कि इसको हम एक यातायात या पुलिस या ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो काम होता है ये परिवहन का होता है। परिवहन मतलब यहाँ से वहाँ चीज़ों को ले जाना। ठीक है, चीज़ों मतलब कि मान लीजिए हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है, कोशिकाएं हमारी पूरी बॉडी में होता है। लेकिन जैसे कोई धावक है, वो पैर से दौड़ रहा है, तो उसके पैर की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें जो माइट्रोकांड्रिया होता है उसमें ऊर्जा उपस्थित होती है। तो जैसे ही आपके पैर थक जाते हैं तो क्या करता है ये जो गोल्जी बॉडी है, इसका काम यही होता है कि ये अन्य जगहों से एनर्जी को लाकर पैर में देता है। जैसे पैर थक जाते हैं तो उनको एनर्जी मिल जाती है और फिर से वो उसी तरीके से काम करने लगते हैं। जैसे मैं बात कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, तो जीव को एनर्जी की ज़रूरत है। जैसे ही जीव को एनर्जी कम हो जाती है, जैसे ही वो कमज़ोर पड़ने लगती है, तो अन्य जगहों से एनर्जी गोल्जी बॉडी ला कर देता है और फिर काम करने। यानी आपका शरीर थकता है तो पूरी तरीके से थकता है, ना कि पार्टिकुलर एक पार्ट थकता है। तो गोल्जी बॉडी का काम होता है यहाँ से वहाँ ऊर्जा को ले जाना, यही काम होता है आपकी गोल्जी बॉडी का। इतना आप समझ गए? ठीक है, क्लियर इतना? तो हम नेक्स्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा कह रहा है लाइसोसोम। हमने अभी इमेज में इसको पढ़ा था, देखा था। लाइसोसोम जो होता है हमारा, इसकी जो खोज करी थी वो डी डूबे ने करी थी। किसने? डी डूबे ने। ठीक है, लाइसोसोम जो है इसका काम, इसी को हम कहते हैं क्या? आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग। इसकी आकृति गोल होती है। ठीक है, यह एक परत वाली झिल्ली होती है। कैसी होती है? एक परत वाली झिल्ली,
झिल्ली होती है, एक थैली होती है, ठीक है। इसी में आपका जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है, जिसके बारे में हमने बात करी थी, और जो ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है ये 40 से अधिक एंजाइम से मिलकर बनता है। कितने? 40 से अधिक एंजाइम से मिलकर बनता है आपका हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ठीक है। ये क्या करता है, जैसे हमने बताया था कि अगर मान लो किसी को किसी हिस्से पे कहीं पे भी चोट लग जाती है तो वहाँ पे वहाँ की कोशिका मर जाती है, कोशिका मर जाती है, तो लाइसोसोम का काम होता है कि उस कोशिका को, जो मरी हुई कोशिका है, उसको नष्ट कर देना, यानी उसको खा जाना, उसको ख़त्म कर देना। ये करता है जो इसमें उपस्थित होता है, क्या? हाइड्रोलिटिक एंजाइम, इसको रिलीज कर देता है। मान लीजिए किसी को चोट बहुत तेज़ लग गई, इतनी लग गई, किसी को डंडा लग गया या किसी की उंगली दरवाजे में चिपक गई, तो क्या होता है, वहाँ का जो हिस्सा होता है काला हो जाता है ना, एकदम काला काला डार्क सर्कल्स हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि वहाँ का लाइसोसोम भी मर जाता है, यानी कोशिका मरी तो मरी, लाइसोसोम भी मर गया। तो क्या होता है, वहाँ का स्थान पूरा काला हो जाता है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, गर्म पानी लेकर वहाँ पे धुलते हैं, उसको सिकाई करते हैं, या फिर मायोडेक्स लगाकर उसकी सिकाई कर, या कोई स्प्रे लगाते हैं। तो उसका क्या मतलब होता है कि जो आसपास की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें जो उपस्थित लाइसोसोम होता है वो निकलकर बाहर झाँकने लगता है। मतलब उसको लगता है कि अच्छा यहाँ पे क्या, वो एक्टिव हो जाती हैं, वो देखती है कि अच्छा यहाँ पे कोशिका मरी हुई है, यानी यहाँ पे जो कोशिका मरी तो मरी, उसका जो लाइसोसोम है वो भी नष्ट है। तो जो आसपास की कोशिकाएं होती हैं उसमें जो उपस्थित लाइसोसोम होता है वो अपने अंदर का जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है वो छिड़क देता है उस स्थान पर, यानी कि वहाँ पर वो अपना हाइड्रोलिटिक एंजाइम डालता है, जिससे क्या होता है, जो कोशिकाएं होती हैं वो ख़त्म धीरे धीरे करके क्या होता है, जैसे हम सिकाई करते हैं तो उससे वो एक्टिव होकर अपना अन्य जो आसपास की कोशिकाएं होती हैं वो हेल्प कर देती हैं, और धीरे धीरे वो जो डार्क सर्कल्स होता है वो सही हो जाता है, फिर से नई कोशिकाएं बन जाती हैं और फिर चोट सही हो जाती है। तो इतना आप समझ लिए। चलिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, सेंट्रोसोम, ठीक है। सेंट्रोसोम, इसकी खोज हमारे की बावेरी ने करी थी। किसने करी थी? की बावेरी। यही सेंट्रोसोम होता है जो आपके विभाजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। इससे हमारी कोशिका विभाजन होती है, और यही होता है जो आपके मस्तिष्क में, जो मस्तिष्क का भाग है वहाँ ये सेंट्रोसोम उपस्थित नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है, मस्तिष्क की कोशिका का विभाजन नहीं होता है, ठीक है। आपने सुना होगा, जैसे हमारा, अब आप सोच रहे होंगे कि जो मस्तिष्क होता है अगर वहाँ पे कोशिका विभाजन नहीं होता है तो फिर कैसे किसी को मस्तिष्क का कैंसर हो जाता है, क्योंकि कैंसर का मतलब ही होता है ना जबकि अनकंट्रोल होकर की कोशिका विभाजन होने लगता है, अनियंत्रित कोशिका विभाजन किसी स्थान पर होने लगता है, तो उसी को हम कहते हैं कैंसर। लेकिन अगर मस्तिष्क में कोशिका विभाजन ही नहीं होता है तो कोशिका, फिर आपके मस्तिष्क में कैंसर कैसे हो जाता है? क्योंकि जो आपके जो मस्तिष्क होता है उसमें आपकी 90% तो पाई जाती हैं आपके ये जो न्यूरॉन्स होते हैं इसमें आपके सेंट्रोसोम जो है नहीं पाए जाते हैं, लेकिन आपकी जो 10% होती हैं आपकी मस्तिष्क में गिलियल सेल, क्या होती हैं, गिलियल सेल, जहाँ पर कोशिका विभाजन होता है, और यहीं पर आपका होता है कैंसर। जब ये यहाँ पर अनियंत्रित कोशिका विभाजन होने लगता है, अनकंट्रोलेबल कोशिका विभाजन होने लगता है, उसी को हम कहते हैं कैंसर हो गया, किसी को ब्रेन कैंसर हो गया या ब्रेन ट्यूमर हो गया। इतना क्लियर हो गया? चलिए, आई होप कि आप सबको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। तो क्या होता है, सेंट्रोसोम का काम क्या होता है, विभाजन करना, कोशिका का विभाजन करना, जो कि मस्तिष्क में ये उपस्थित नहीं होता है, और ये सबसे ज़्यादा उपस्थित होता है आपके लीवर में, क्योंकि लीवर का कोशिका जो विभाजन होता है वो बहुत तेज़ी से होता है। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट हमारा कह रहा है केंद्रक। अब हम पढ़ेंगे केंद्रक के बारे में। केंद्रक जो है आपकी जो जो आपका कोशिका होती है, कोशिका का सबसे इम्पॉर्टेंट जो ये होता है पार्ट होता है केंद्रक का। केंद्रक सबसे इम्पॉर्टेंट भाग होता है आपकी कोशिका का, क्योंकि इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कोशिका का ब्रेन, कोशिका का मस्तिष्क। यहीं से आपकी कोशिका में जो भी कार्य होते हैं उनका नियंत्रण होता है कि कब लाइसोसोम काम करेगा, कब आपके माइटोकॉन्ड्रिया किस तरीके से काम करेगी, कब आपके गोल्गी बॉडी काम करेंगी, कब आपके सेंट्रोसोम काम करेंगे, कब आप ये सारी चीज़ें, यानी जितनी भी कंट्रोल करने की व्यवस्था है वो आपके केंद्रक की होती है, ठीक है। जो आपका केंद्रक होता है इसकी खोज हमारे रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। किसने करी थी? रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी, ठीक है। और यह केंद्रक जो होता है ये कोशिका का एक मुख्य भाग है, जो कि एकदम सेंटर में होता है। अभी हमने इमेज में देखा था उसको, कोशिका द्रव्य इसी में उपस्थित होता है, और यही जो है क्रियाओं, बाकी जो भी क्रियाएं होती हैं उसमें इनका संचालित करता है, इनको कंट्रोल करता है। इतना क्लियर होगा? यहीं पे आपका डीएनए उपस्थित होता है ना, डीएनए उपस्थित होता है जो आपके क्या करता है, जो पैतृक गुणों को भेजता है, जीन्स को भेजता है, उस पर काम करता है ये आपका, ठीक है।
तो ये इतना हमने आज पूरा हमने डिस्कस किया, ठीक है। यहीं तक आज की हमारी वीडियो थी और हमने पढ़ा कोशिका का पूरा सारा कुछ पढ़ा। माइटोकॉन्ड्रिया मतलब ऊर्जा ग्रह, गाल्गी का है परिवहन का काम, यहाँ से वहाँ ले लाने का काम। वैक्यूल्स जो थे जो पानी को स्टोर कर रहे थे। सेंट्रोसोम जो थे वो विभाजन कर रहे थे, विभाजन में काम करते हैं। आपके राइबोसोम्स प्रोटीन का निर्माण करने में सहायक होते हैं। आपके न्यूक्लियस यानी कि आपका जो केंद्रक है वो क्या करता है, कोशिका को कंट्रोल करने का काम करता है। इतना हमने समझा इस पूरे कोशिका के चैप्टर में। अब अगर आपसे कोशिका से रिलेटेड कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन बनता है, अगर आपने इस वीडियो को ठीक से देखा है, ठीक से पढ़ा है, ठीक से समझा है, तो आप गलत नहीं करेंगे, इतनी गारंटी है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टू टेक केयर ऑल ऑफ यू।